गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम रिचा है एंड आई विल बी टेकिंग दिस स्मॉल टॉपिक इंग्लिश हिंदी बोथ कंफर्टेबल। ओके, तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझेंगे। अगर कुछ वर्ड्स तुम्हें लगे मेडिकली तो यू कैन लेट मी नो, तो मैं इमीडिएटली उसको उसी टाइम पे क्लैरिफाई कर दूंगी। सो दिस टॉपिक इज अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, या हमें कोई ना कोई डिजीज प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम तो हमें पता नहीं होता, बट हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हम फीवर को ट्रीट करते रहते हैं, बट हम पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि फीवर हो क्यों रहा है। ठीक है, क्योंकि फीवर क्या है, फीवर एक सिम्टम है, एक लक्षण है किसी इन्फेक्शन का। तो अभी हम वही देखते हैं कि इन्फेक्शन किस किस वजह से हो सकता है और हम उसे कैसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि अगर आपको कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, या किसी भी तरीके का कोई वायरस हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो मैंने पहले ही यहाँ पे आउटलाइन कर दिया है। हम इन्फेक्शन के बारे में, उसकी चेन के बारे में, ये स्प्रेड होता कैसे है बेसिकली, उसके बाद उसकी डेफिनेशन के लिए, फिर हम हैंड हाइजीन को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, फिर हम रूट्स को देखेंगे कि कैसे कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, एक ही तरीका नहीं होता है। फिर उसकी कैटेगरीज होती हैं, हर कैटेगरी के हिसाब से हमें प्रिकॉशंस देखने हैं, एंड उसके बाद हमें एनवायरमेंटल सर्विसेज एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करना है। तो सबसे पहले कि इन्फेक्शन होता क्या है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स है, फंगस भी हो सकता है। तो उसकी वजह से वो आया और इन्वेड किया, मतलब एंट्री कर गया, मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई सी भी चीज हो सकती है जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, अगर किसी को पता है तो नाम बता सकता है। एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी नॉर्मली प्रेजेंट है, टीबी का बैक्टीरिया। ठीक है, वो नॉर्मली होता है, बट अगर उसे ऐसी सिचुएशन मिले जो कि उसे एग्रीवेट कर सकती है, उसे बढ़ावा दे सकती है, तो वो बाहर आने लगता है, बढ़ने लगता है। बट नॉर्मली सबके अंदर वो दबा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, या हम कह सकते हैं स्लीपिंग मोड में होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और जब भी वो उन्हें ऐसे कोई भी मौका मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, इमीडिएटली वो बॉडी पर अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले क्या होता है, एक होस्ट होता है। अब आपको कोई बीमारी बनानी है तो कैसे होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी होता है, नहीं। अब एक होस्ट होता है, होस्ट का मतलब होता है एक बॉडी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, कोई बच्चा, कोई भी XYZ, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्सेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट सिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कोई पेशेंट भी हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, या जो प्रेग्नेंट होने वाली वो भी, XYZ इनफाइनाइट, तो उन सबको क्या कहते हैं, होस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म बन कहाँ रहा है, पनप कहाँ पे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब डेंगू आने वाला होता है तो सारे पानी वानी सब खाली कर दो, तो टायर्स या फिर जो भी खाली कंटेनर है जब बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, वो सब क्या है, उसके लिए रिजर्वायर है। ठीक है, तो वो उनके हाइडिंग प्लेसेस होते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देगा कहाँ पे कितना कितना डेंजरस है। ठीक है, तो वो रिजर्वायर हो गए। नेक्स्ट, उसके बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री। एक जगह होती है जहां से वो एंटर करेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तुम्हारी बॉडी मतलब जो मैंने बताया तुम्हें कि जो होस्ट होता है, ठीक है, जो होस्ट के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब फैलेगा कैसे, इसके मेन तो दो ही कारण हो सकते हैं, या दो ही तरीके हो सकते हैं। जैसा कि कह सकते हैं, या तो डायरेक्टली होगा, ठीक है, आपने जैसे हम लोग मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो एक्सीलरेटर्स पे हाथ रखते हुए चलते हैं, हमें नहीं पता लास्ट किसने हाथ रखा था उसके ऊपर। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हो जाता है एक तरीके से। और इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि आप लोगों का फोन्स होते हैं। ठीक है, आजकल जैसे न्यू अपडेट आया है कि फोन्स में सबसे ज्यादा सार्स वायरस पाया जा रहा है, बट वो अभी इन्फेक्टिव नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट मोड हो गया, और एक हो गया डायरेक्ट मोड। नेक्स्ट, फिर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में
अब ड्रॉपलेट होते हैं, ड्रॉपलेट्स मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स तो सभी के माउथ से आउट होंगे, ठीक है, तो वो 3 फीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या क्या होते हैं? कंटेमिनेटेड फूड, बाहर सड़क पे जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, अगर आप उनसे खाना लेते हैं या पानी लेते हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं मतलब या फिर कोई सिरिंजेस यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, यूज्ड है, या किडनी ट्रे XYZ, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटिंग, तो उनसे भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक है वेक्टर बोर्न, ये तो मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अभी मैंने बताया था एक पोर्टल होता है एंट्री का और एक पोर्टल होता है एग्जिट का। अब वो कभी ना कभी बाहर भी निकलेगा, ठीक है। जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसे लगेगा कि मैंने इस बॉडी से सब कुछ यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, तो वो एग्जिट कर जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से एग्जिट करेगा? नोज या माउथ से, या तुम्हारे ब्लड से, या स्किन से, या तुम्हारे यूरिन, या और तुम्हारे फीसिस से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बन गई तुम्हारी कंप्लीट चेन, ठीक है। इस चेन के हिसाब से क्या हुआ है? एक होस्ट था, एक इन्फेक्शियस एजेंट था, ठीक है। उसको वो इन्फेक्शन एजेंट था कहाँ पे? रिजर्वॉयर में, ठीक है। और ये एंट्री कहाँ से करता है? तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है इन्फेक्शन की। और अब हमें इन्फेक्शन को रोकना है, दैट मीन्स कि हमें इस साइकिल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये और आगे स्प्रेड ना हो। मान लो अगर मैं सपोज करो मैं यहां से ये चीज हटा दूं, है ना, या फिर मैं ये चीज हटा दूं, तो इसकी चेन क्या हो गई? ब्रेक हो गई एक तरीके से। तो वही चीज हमें करनी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि हम क्या क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर कोई होस्ट है, मान लो कि कोई मुझे बोले कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे पता है कि मुझे उस चीज के लिए क्या क्या करना है। और अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे डॉक्टर से जाके या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से जाके पता करना है, ताकि मैं वो नौबत ही ना आने दूं कि मैं होस्ट बन जाऊं, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे हमें पता लग जाए, जैसे डेंगू का होता है या कुछ भी होता है, तो कूलर क्लीन करने के लिए आते हैं ना, तो वो क्यों आते हैं? ताकि हम उसको पनपने ही ना दे, वहां पे वो रिजर्वायर उसको मिले ही ना वहां पर। तो हमने वहां पे भी चेन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों काम हो गए। उसके बाद है पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जिट का मतलब मैंने बताया बाहर जब एग्जिट कर रहा है बॉडी से, तो इसके लिए हम हैंड हाइजीन, सिंपल है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग सबसे बेस्ट टेक्निक होती है किसी भी इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और बाकी आगे स्प्रेड ना होने देने के लिए, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें भी यही चीज आती है और इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आती हैं जो अभी आगे मैं बता दूंगी, ठीक है। अब हमें ये जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है ना, जो भी मैंने वहां पे एक एक करके सबके लिए अलग अलग बताई है, इन सभी प्रैक्टिसेस को हम ओवरऑल जब एक साथ यूज करते हैं तो हम उसे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब जब हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल का काम करना है तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हम ब्रेक कैसे करें चेन को, उस चेन को हमें तोड़ देना है, ठीक है। मैंने अभी बताया था इसमें 3 मेन हेडिंग्स होते हैं। आपकी हैबिट्स हेल्दी होने चाहिए, हैंड वॉशिंग मैंने बता दिया, ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब तो सबको पता ही होगा, जो भी वैक्सीन वगैरह लगती हैं चाइल्ड बर्थ से लेके इवन मदर्स को, प्री प्रेग्नेंट मदर्स को भी। नेक्स्ट, अब ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी जो प्रिकॉशंस होते हैं ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ये तो आपको करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते मैं ये करूं या ना करूं, क्या मैं ये स्किप कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें किसी भी पेशेंट के साथ हर टाइम पे ये करना ही है, और ये करने के बाद हमें उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, बिकॉज वो हमारा प्रूफ होता है कि हाँ हमने ये काम इसी तरीके से किया है। नेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो किसी के, तो आपको हैंड हाइजीन, गाउन्स एंड ग्लव्स, ठीक है। जैसे सर्जन क्या करते हैं, अगर वो सर्जरी कर रहा है तो वो अपने कपड़ों में तो नहीं चला जाता ना, उसे गाउन पहनना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड स्पिल होगा, फ्लूइड भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो वो डायरेक्टली हम बॉडी पे नहीं ले सकते क्योंकि डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो तब हम लोग यूज करते हैं। फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, मैंने बताया कि जितने डिस्टेंस पे हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
अगर मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, ठीक है, तो मुझे अपना हैंड हाइजीन तो रखना ही रखना है और साथ में हम मास्क का यूज कर सकते हैं। फिर है एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न का मतलब क्या होता है? हवा के थ्रू जो फैल रहा है। जो सबसे ज्यादा फैलने वाला एयरबॉर्न होता है वो होता है चिकन पॉक्स, ठीक है, जो वेरिसेला वायरस से होता है। तो इसमें भी हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। जो रूम का प्रेशर होता है, इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले सकते हैं, जो रूम का प्रेशर होता है वो नॉर्मल से कम रखते हैं हम लोग। हर रूम का एक प्रेशर होता है, उसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, तो वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और हम लोग N95 मास्क यूज करते हैं, ठीक है। नाउ हेल्दी हैबिट्स, अभी मैंने हेडिंग बताई थी, तो हेल्दी हैबिट्स में अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा मतलब हेल्दी फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ भी ना खाएं, बट यू हैव टू मेक अ बैलेंस। हर चीज का एक बैलेंस होता है, कुछ भी ओवर जाएगा तो डेफिनेटली बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कोई बोले कि मैं रोज बाहर से खड़े होकर चाउमीन खाता हूँ या बर्गर खाता हूँ, तो अगर वो डेली डेली खाएगा तो एकदम से उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल ऑफ अ सडन 2-3 महीने बाद उसे कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम जरूर आएगा, ठीक है। और आपको एक्टिव रहना चाहिए, एनफ स्लीप एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना ज्यादा लोग लेते हैं उतना जल्दी उन पर कोई भी माइक्रोब एक्ट करता है, ठीक है, वो उतना जल्दी एंटर करता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि अगर स्किन डिजीजेज जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रेस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद हैंड हाइजीन मैंने तुम्हें बताया, तो हैंड हाइजीन विद सोप एंड वाटर, ठीक है। और हम लोग आजकल अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हैं। अगर हम CDC की गाइडलाइन देखें, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसका कहना ये है कि 20 to 30 सेकेंड्स के लिए हमें मिनिमम हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर करनी चाहिए, ठीक है। और जो अल्कोहल बेस्ड हम लोग रब यूज करते हैं, उसको हमें ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, 15 सेकेंड्स बहुत है उसको हाथों पे रब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है कि अभी आपको जो ये चीज मैंने बताई है, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 तरीके से होता है। मैंने अभी ये ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। एक रिजर्वायर होता है, फिर एक होस्ट होता है, फिर एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो जो रैशनल अभी आपको बताया गया है कि आपको जो हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है वो किस लिए करनी है, वो इसीलिए करनी है ताकि वो इसको रोक सके। नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज हम लोग किसी एक्टिविटी के साथ में कर सकते हैं, बट ये डेमो क्लास है, मैं नहीं बता सकती उतना। आप लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट हम जनरली भूल जाते हैं या हमें समझ नहीं आता है कॉमन लेमैन को कि एरियाज मिस कौन से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज बताइए, ये एक कलर एक्टिविटी होती है जिससे हम ये बताते हैं। तो ये जो बॉटम राइट पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट आपका रह गया है, समझ रहे हो, और इधर से जो है ये आपका टॉप राइट पार्ट आपका रह गया है, समझ रहे हो। ये आपका एंट्रल पार्ट है ये वाला, ठीक है, और ये आपका बैक पार्ट है डोर्सल वाला, ठीक है। तो डोर्सल में आपका ये पार्ट रह जाता है और एंटर में आपका ये पार्ट्स रह जाते हैं, समझ आया। तो दैट मीन्स कि हैंड वॉशिंग के बाद भी आपका ये पार्ट अभी भी इन्फेक्शन प्रोन है, क्योंकि आपने ठीक से हैंड वॉशिंग नहीं की है। नेक्स्ट, सो प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सबसे पहले वेट हैंड्स, आपको सोप लेना है, उसके बाद लेदर बनाना है, 20 सेकेंड्स तक आपको उसे रब करना है अच्छे तरीके से। हम लोग रिस्ट तक हैंड वॉशिंग करते हैं जनरली, ठीक है। एंड उसके बाद आपको रिंस करना है, टॉवल ड्राई करना है। कोशिश करनी होती है कि आप उसको एयर ड्राई करो, किसी और चीज से रब करने की या कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर यही चाह कि हमने ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन किया। आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो चाहे बेड हो, चाहे क्रेडल हो, चाहे ट्रॉली हो, कुछ भी हो, आपको उन्हें क्लीन रखना है। फिर उसके बाद आपको हैंड हाइजीन मैंने बता दिया, ठीक है। एंड आपको कंप्लायंस रखना है सारे प्रिकॉशंस के साथ। जितने भी प्रिकॉशंस आपको बताए जाएं, किसी भी गाइडलाइन के, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, नहीं। ये जो सारी गाइडलाइंस आती है, या तो CDC देता है हमें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या फिर WHO देता है, तो सब वहीं से ही आता है, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब मैंने अभी बताया था, जैसे सर्जन जा रहा है सर्जरी करने के लिए, तो वहां पे हम लोग PPE का यूज करते हैं, ठीक है। जब PPE को पहना जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो वो एक पूरा किट होता है जिसको पहना जाता है, और उनको जब हम पहनते हैं तो मीन्स पुटिंग ऑन, उसे हम बोलते हैं डोनिंग, जिसका एक क्राइटेरिया होता है, स्टेप्स होते हैं कि पहले कौन सी चीज पहनी जाएगी और क्यों। एंड उसी तरीके से जब हम उसे रिमूव करते हैं सारा प्रोसीजर होने के बाद, तो उसे हम लोग बोलते हैं डोफिंग। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द PPE आफ्टर एनी प्रोसीजर। समझ आ गया?
ठीक है, तो ये होता है डोनिंग एंड डोफिंग। आप लोग हॉस्पिटल में या कहीं पे भी काम करेंगे वो यही बोलते हैं, डोनिंग डोफिंग। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो यही है कि आपने जब पहना है तो डोनिंग हो गया, आपने जब रिमूव किया तो डोफिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये पीपी डोनिंग का टेक्निक होता है। सबसे पहले हम गाउन पहनते हैं जो फ्रंट टू बैक जाता है, बैक टू फ्रंट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम आगे पेशेंट की तरफ होते हैं तो इसलिए बैक साइड में आप लोग उसको टाई करते हैं। फिर आपका मास्क होता है, ठीक है, उसके बाद आपके गॉगल्स आते हैं, फेस शील्ड आती है। पहले गॉगल्स आएंगे, पहले आईज को कवर करना है, फिर आपकी फेस शील्ड आती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आप ग्लव्स पहन के रेडी हो जाते हैं। अब आप कुछ भी टच नहीं करेंगे एक्सेप्ट द पेशेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम लोग डोफिंग करते हैं सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड क्या होगा, ग्लव्स होंगे। तो सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, ग्लव्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद मतलब जस्ट अपोजिट जाना है, फिर आपके फेस शील्ड निकलेगी, फिर आपके गॉगल्स निकलेंगे, फिर लास्ट में आपका वो निकलेगा। और जब आप गाउन रिमूव करते हैं तो वो इनसाइड आउट होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर टच करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो हैंड्स हैं ग्लव्स के अंदर वो क्लीन है, वो गंदे नहीं हुए हैं, सिर्फ ग्लव्स गंदे हुए थे। ठीक है, और उसमें भी ग्लव्स को रिमूव करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिकली शो किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होती है ना, तो अब यहाँ पेशेंट को कुछ नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए है, ये हम लोगों के लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब इस पिक्चर में देखो, आपको अगर कुछ गलत मतलब ऐसे तो समझ आएगा। ये गाउन देखो पीछे से एक टियर है ना, और उसके बाद ये लोग जो क्लीनिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो ये गाउन बांधा ही नहीं है। तो ये सब क्या होता है ना, गलत तरीका होता है किसी भी मेडिकल या किसी पेशेंट की चीज के टच में आने का। ठीक है, मैं जब पेशेंट एंटर हो गया ना हॉस्पिटल में और उसको एडमिट कर दिया, वो इन्फेक्टेड ही माना जाता है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें इन्फेक्टेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके पास जाएंगे नहीं, नहीं बिल्कुल जाएंगे, उसका भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, दोनों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ, ठीक है, सबसे ज्यादा लेवल ऑफ प्रिकॉशन हम लोग जो पीपीई का करते हैं वो ओटी में करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर जिसमें हम बॉडी के इंटरनल जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें हाइटेंड लेवल ऑफ प्रिकॉशन वहां पे करना है, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन वहां पे रखनी होती है। नेक्स्ट, फिर जब हम लोग पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मान लो कि ओटी में आग लग गई, अब पेशेंट को ट्रांसफर करना है और सर्जरी अभी चल रही थी, ये अभी एम्स में हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, लास्ट मंथ आई थिंक 7 अगस्त को। तो उन्होंने इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे सारी चीजों का ध्यान आप नहीं रख सकते क्योंकि पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है वन यूनिट टू अनदर, एक जगह आग लग गई है, तो क्या वहां पे सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाते हैं कि बाकी सब चीजें नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है हम उतना बेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद मैंने बताया था ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट मतलब माउथ से, है ना, माउथ और नोज दोनों। तो हम लोग फेस मास्क यूज करते हैं, नॉट N95। ठीक है, जो जनरली फेस मास्क यूज किया जाता है वो N95 नहीं होता है। N95 स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, और जो लोग नॉर्मली भी मास्क लगा के रखते हैं उनको नहीं पता है कि उससे डिसएडवांटेज क्या है, और ज्यादा बैक्टीरिया पनपता है। मास्क का भी एक टाइम होता है, जैसे 4 घंटे बाद निकाल के फेंक दो, क्योंकि उसके बाद जो लेयर बनती है ना मास्क के अंदर, वो आपको इन्फेक्ट करेगी, किसी और को नहीं। ठीक है, तो उसके बाद है आपको सेपरेशन, मैंने बताया 3 फीट का जो डिस्टेंस होता है वो रखना चाहिए बात करते टाइम। एंड जो देखो पेशेंट को प्रॉब्लम है तो बेटर है कि पेशेंट को मास्क लगा दो, आपके लगाने से क्या होगा, समझ रहे हो। अगर पेशेंट को टीबी है, हाईली इन्फेक्शियस है, तो आपको मास्क लगाने से क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा, वो तो देगा ना, वो सांस भी लेगा, वो खांसेगा भी, वो सब कुछ करेगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को मास्क लगाओ। लेकिन लोगों को लगता है कि हम मास्क लगा लेंगे तो हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मैंने बता दिया एयरबोर्न प्रिकॉशंस। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, नेगेटिव प्रेशर हम लोग यहाँ पे भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, डोर्स को हम लोग क्लोज रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग नहीं जाएंगे। एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए हम लोग मास्क का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मैंने बता दी है, हाइजीन, ग्लव्स एंड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस ऑल्सो। ठीक है, जो सिरिंज है, जो नीडल है, उसे डिस्पोज कैसे करना है, रीयूज करना है नहीं करना है, डिस्कार्ड कैसे करते हैं, कौन से डस्टबिन में करते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ठीक है, ये सारा पीपीई हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया ये। ठीक है, एक ये छोटा सा ऐसे ही है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश किया है यहाँ पे
कि कौन कौन सा बैक्टीरिया या वायरस सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर, मान लो कि टेबल पर है या कहीं पर भी है, तो वो कितनी देर के लिए सरवाइव कर सकता है। कुछ महीनों के लिए है, कुछ वीक्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। मैंने बताया था वैक्सीनेशन करते हैं, जब मदर प्रेग्नेंट होने को होती है तब करते हैं, जब वो हो जाती है तब भी हम लोग टिटनेस वगैरह का करते हैं। कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के होने के बाद 5 साल तक तो रेगुलर चलता रहता है, फिर उसके बाद भी चलता रहता है। वो सब इसीलिए चलता रहता है क्योंकि इन्फेक्शन आगे चल के ना हो किसी भी तरीके का। नेक्स्ट, ठीक है, ये लाइफ स्पैन का वो है, मतलब कि जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके लास्ट तक, ठीक है, कब कब कितना कितना इम्यूनाइजेशन किस किस चीज के लिए दिया जाता है। ठीक है, हर एज का, हर मंथ का, हर चीज का एक अपना क्राइटेरिया होता है।